हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल शिक्षा स्पेयर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे इसका पार्ट 1 देख लिया होगा आई होप, और आज हम बात करने जा रहे हैं इसके पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कितने प्रकार से यूनिट्स का सिस्टम बनाया जा सकता है। तो वो मेनली अभी हम लोग इस पे पूरा लिखेंगे इसको। तो मेनली 3 प्रकार से आपका होता है। एक होता है आपका एमकेएस होता है, एक सीजीएस होता है और तीसरा होता है आपका एफपीएस। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें आपको पहले से पता है, लेकिन थोड़ा सा इसके अगर हम हिस्ट्री में जाना चाहें और ये समझना चाहें कि आखिरकार ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी की ये जो डिफरेंट यूनिट्स जो बनी, डिफरेंट यूनिट्स आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक ही है। ऐसा नहीं कि मीटर जो है वो मीटर को सेंटीमीटर में क्योंकि कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही लेंथ की यूनिट है। ठीक है, तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सारे ही लेंथ की यूनिट है। लेकिन क्या किया गया कि कुछ ही यूनिट्स को ही एक सिस्टम यूनिट्स नहीं रखी गई। वो इसलिए क्योंकि अगर आप सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि आखिरकार लेंथ की इतनी सारी यूनिट्स क्यों बनी है। जैसे कि आप समझो कि लेंथ की वही यूनिट जो होती है, मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, और आप ये तो मेनली यूज होती हैं। बाकी आप डेकामीटर बोल लो, डेसीमीटर बोल लो, हेक्टर मीटर बोल लो, है ना। इस तरीके से तो लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। आखिरकार इतनी सारी यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी भाई। एक ही लेंथ की एक यूनिट हम ले लेते मीटर और उसी से अपना काम चल जाता। वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जब रेनेसेंस के बाद में जब डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट हुआ, यानी जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, तो ये देखा गया कि हर कंट्री जो है वो उसी लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि हमने कहा कि अगर हम लोग इंडिया में है तो हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, और पता चला कोई रशिया में है वो लेंथ को मेजर करने के लिए हमें पता चला कि वो तो फुट का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अलग अलग कंट्रीज जो है वो अलग अलग तरीके से क्या कर रही हैं, उसको इस्तेमाल कर रही हैं। रशिया में पता चला फुट में इस्तेमाल कर रहा है, पता चला कि अमेरिका जो है वो फुट में इस्तेमाल कर रहा है। तो अलग अलग कंट्रीज जो है वो अलग अलग तरीके से सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रही थी। तो फिर क्या किया गया कि कुछ ही यूनिट्स को एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अंदर रखा गया। बाकी यूनिट्स क्या है, कन्वर्जन के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही यूनिट्स इसमें से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में रखी गई। क्योंकि जब ट्रेडिंग हुई तो ट्रेडिंग में 2 चीजों की एक तो इंपॉर्टेंस थी। एक तो ये था कि आपने कहा कि 1 मीटर, ठीक है। अब पता चला कि हमारे यहाँ 1 मीटर जो होता है वो इतना बड़ा होता है, ठीक है। दूसरी कंट्री जो है वो तो सेंटीमीटर में मेजर कर रही है क्लॉथ को। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इंपॉर्टेंट हुआ, यूनिट्स का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट हुआ, और साथ में हर कंट्री में अलग अलग यूनिट चली। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स को तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जगह मिल गई और कुछ को नहीं जगह मिली, लेकिन वो सारी ही उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई उसकी वजह से ये कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई गई थी। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखा ही हुआ है टॉपिक आपका। तो यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो 3 थे मेनली अपने पास। एक था अपने पास में एमकेएस, दूसरा है अपने पास में सीजीएस, और तीसरा है अपने पास में एफपीएस। तो जब हम बात करते हैं, एक लेंथ की बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं मास की, और तीसरा हम बात करते हैं टाइम की, है ना। इन 3 चीजों पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जब हम लोग लेंथ कहते हैं तो लेंथ एमकेएस में मीटर में नापी जाती है, सीजीएस में सेंटीमीटर में नापी जाती है, एफपीएस में फुट पे नापी जाती है। मास एमकेएस में किलोग्राम में नापा जाता है, सीजीएस में ग्राम में नापा जाता है, और एफपीएस में पाउंड में नापा जाता है। टाइम जो है वो इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, और इसमें भी सेकंड है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिवाइड किया गया है। बस
बाकी जो सारी यूनिट्स हैं वो कन्वर्जन में देखी जाती हैं। अब कौन सी कहाँ पे यूज होती है ये भी अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम इंडियंस हैं, तो हम इंडियंस जो है वो बेसिकली एमकेएस पे ही सारा सब कुछ ट्रीट करते हैं, है ना। सीजीएस जो होती है आपकी वो रशिया में चलती है। रशिया में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। और जब हम बात करते हैं एफपीएस तो ये अपनी यूके, यूएसए, अमेरिका मतलब, और आप कह सकते हो यूरोप में ये ज्यादातर चलता है एफपीएस। जैसे कि अपने यहाँ हम जब स्पीड को मेजर करते हैं, हम लोग ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई ट्रेन अपनी कितने किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये देखते हैं। जबकि हम इंडियंस तो स्पीड को इसमें देखते हैं, लेकिन यही बात अगर हम यूएसए की करते हैं तो वो स्पीड को माइल्स पर आवर में देखते हैं, है ना। तो हर कंट्री जो है उसी फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट में देखती है, अलग अलग यूनिट्स में देखती है। हम लोग मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, अमेरिका मास को मेजर करता है पाउंड में। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग सेम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को अपना के रखी हुई है, इसीलिए हमें डिफरेंट यूनिट्स पता होनी चाहिए। साथ में हमें क्या पता होना चाहिए, साथ में हमें पता होना चाहिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, क्योंकि भाई जब ट्रेडिंग करना है दूसरी कंट्री से तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें लेना है कितना। हमने कहा कि भाई हमें लेना है 1000 मीटर कपड़ा, है ना। अब जिस कंट्री में हम गए, हम पता चला रशिया में गए हैं कपड़ा लेने के लिए, अब वहां कपड़ा तो सेंटीमीटर मेजर होता है, तो हमें तो 1000 मीटर चाहिए, 1000 सेंटीमीटर थोड़ी ना चाहिए। तो 1000 मीटर में कितने हो गए भाई, 1000 मीटर में आपके 1 लाख सेंटीमीटर हो गए। यानी वहां हम कपड़ा लेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 लाख सेंटीमीटर आप हमें कपड़ा दे दीजिए। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि 1000 मीटर, क्योंकि वहां के लोग मीटर नहीं यूज करते हैं, वो यूज क्या करते हैं, वो सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो हमें यूनिट का कन्वर्जन आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ये अभी हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यही 3 होती हैं जो आपके सामने लिखी हुई है। इसके बाद है जो एसआई बेस्ड क्वांटिटीज होती हैं और उनकी यूनिट्स क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग उसकी बात करें, एसआई बेस्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना है एसआई, दूसरा सुना है आपने एमकेएस। क्या आपको पता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। एसआई मतलब एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंडियन यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंडियन यूनिट्स। स्टैंडर्ड इंडियन यूनिट्स में एमकेएस प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती हैं वो एसआई यूनिट्स आपकी बनाती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे भी हम लोग बात करेंगे। 2 ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, एक होती है आपकी एंगल, दूसरी होती है आपकी सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक होती है एंगल, दूसरी होती है आपकी सॉलिड एंगल। तो एसआई यूनिट जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, एमकेएस प्लस का सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंडियन यूनिट्स, क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ जाएगा कि जो एसआई बेस्ड यूनिट्स होती हैं और यूनिट्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और उनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ये भी आप यहीं पे साथ साथ देख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया एसआई बेस्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, एसआई बेस्ड क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स। क्लियर दिख रहा है? तो सही में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए जरा भाई क्या क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी लिख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी, इस पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 पे, इसके पार्ट नंबर 1 पे। और यहाँ पर आप लिख लीजिए इसकी यूनिट और यहाँ पे लिख लीजिए इसका सिंबल। तो क्या क्या है भाई फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ है, मास है, टाइम है, इसके बाद टेम्परेचर आप कह लीजिए, फिर लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट कह लीजिए, और फिर लुमिनस इंटेंसिटी कह लीजिए, है ना, और साथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया।
आई होप पूरी 7 हो गई हैं, ये ध्यान से देखेंगे तो 7 हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। यूनिट देखिए भाई, लेंथ की यूनिट क्या बोली गई? मीटर। मीटर। मास की यूनिट किलोग्राम, एसआई जो बेस थी। टाइम को सेकंड। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिया गया, क्योंकि केल्विन ही होती है टेम्परेचर की एसआई यूनिट, सेंटीग्रेड नहीं होती है, क्योंकि 0 केल्विन जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है आपका, तो केल्विन ही केवल क्या होती है? अपनी टेम्परेचर की यूनिट होती है। ठीक है। करंट की क्या लेते हैं हम लोग? एम्पियर लेते हैं। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी जो होती है वो कैंडेला होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। ठीक। तो अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो मीटर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडेला को सीडी से, मोल को एमओएल से। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको ध्यान में पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है उसमें केल्विन को के से भी कर सकते हैं और टेम्परेचर को थीटा से भी करते हैं। ठीक है। टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट किया जा सकता है। करंट जो है एम्पियर ए से भी किया जाता है और आई से भी किया जाता है। ठीक। और ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होती है? अगर मैं बात करूं ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होती है? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होती है जैसे कि आप ये समझिए कि ये लाइट पड़ रही है, मेरे हाथ पे लाइट गिर रही है, तो जितने सरफेस पे, मैंने कहा इस हाथ पे जो लाइट गिर रही है यानी इतना सरफेस एरिया हो गया, इस सरफेस एरिया पे लाइट की जितनी भी इंटेंसिटी पड़ रही है या लाइट की जितनी भी एनर्जी पड़ रही है पर यूनिट टाइम इस सरफेस पे, वही क्या कहलाएगी? अपनी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कहलाएगी। तो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एक्चुअली में होता क्या है? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होता है? अगर आप ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होती है आपकी एनर्जी, बाकी चीज तो आपको पता होगी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही होता है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। क्योंकि कैंडेला जो होता है वो एक्चुअली में आप उसको चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फंडामेंटल के फॉर्म में कैंडेला को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है वो आप यहां से देख सकते हैं। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होता क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है भाई, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है यही आपका क्या होता है? वॉट होता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर होता है। भाई आपके पास एक फॉर्मूला होता है किसका? पावर का। पावर फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है? वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है। तो पावर को क्या, पावर की यूनिट क्या होती है भाई? वॉट होती है। पावर की यूनिट वॉट होती है, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड जो होती है वो पावर की यूनिट होती है या वॉट होती है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना बन जाएगा अपना? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट होती है ये किस चीज की यूनिट होती है? ये यूनिट होती है अपनी किस चीज की? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की। तो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। तो वॉट को पूरा लिखा जाता है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यानी आप यहां से ये समझ सकते हैं, तो जो कैंडेला होता है वो क्या होता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर। कैंडेला जो होता है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि ऐसे आप कैंडलों को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, ये आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस पे बात करते हैं? अब हम लोग आगे बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट को एक अलग से टॉपिक में कर लेंगे, वो इसलिए क्योंकि उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आखिरकार क्या होती है? तो जरा देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती हैं वो अपनी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया भी है। एक होता है एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। आखिरकार ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों अलग से लगाई गई? क्यों आखिरकार भाई? ये 7 तो थी ही तुम्हारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज, फिर ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों बन गई आखिरकार? इनको इसी में जोड़ देते, इसी में जोड़ देते तो ये 7 की जगह 9 हो जाती है ना। ये 7 की जगह 9 हो जाती। क्यों उसको अलग से जोड़ा गया? एक्चुअली वो 2 यूनिट्स बाद में बनी, बाद में आई थी,
पहले ये फिजिकल क्वांटिटीज बन चुकी थी, 7 वाली फंडामेंटल आपकी आ चुकी थी, उसके बाद वो 2 आई और फिर इसमें उसको जोड़ना उचित नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे कि इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की क्या होती है, डायमेंशंस होती है, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के पास में यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, इसीलिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स को इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ग्रुप में नहीं रखा गया था। ठीक है, इसलिए उसे अलग से रखा गया और उसको नाम दे दिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल की। 2 होती हैं, एक एंगल होता है, दूसरा सॉलिड एंगल होता है। जब बेटा हम लोग बात करते हैं एंगल की, तो आपके मन में एक क्या बोलते हैं, एक फिगर बनता होगा एंगल का, कि एंगल का मतलब क्या होता है। एंगल का मतलब होता है कि आपके मन में आता है कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यही एंगल होता है ना, यही तो मन में ख्याल आता है। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि भाई कितना एंगल बन रहा है, तो क्या करोगे, जो आप लोग प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि मान लीजिए एक रे ये जा रही है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये एंगल होगा कुछ। तो आप क्या करते हो, अपने प्रोट्रैक्टर को लाते हो, यहाँ पे रखते हो, ऐसे उसको, प्रोट्रैक्टर ऐसा होता है ना आपका, यहाँ पे उसका मिडल पॉइंट रखते हो, ऐसे आपका प्रोट्रैक्टर होता है? और जहां पर इसमें इस तरीके से डिविजन्स बने रहते हैं, जहां पर ये कट कर रहा है वहां पता चल जाता है और उसको हम नोट कर लेते हैं। हमने कहा मान लीजिए 30 डिग्री, तो ये इतना ही हम लोग एंगल जानते हैं कि हाँ इसे कुछ एंगल बोला जाता है। अब ध्यान से समझो कि आखिरकार एंगल ये आया कहाँ से है और क्या इसकी यूनिट है और क्या इसकी प्रॉपर्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि एंगल होता क्या है, आखिरकार क्या होता है भाई एंगल, तो सबसे पहले ध्यान में रखना सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जो 2 यूनिट्स हैं आपके पास में, एक है आपकी एंगल, दूसरी आपकी सॉलिड एंगल। एंगल जो होता है, ध्यान में रखिएगा, एंगल जो होता है वो 2D होता है। पहली चीज 2D मतलब 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि जैसे कि आपको ये बोर्ड दिख रहा है, तो इस बोर्ड में ये एक्स एक्सिस हो गई एक तरफ वाली और दूसरी वाली जो हो गई वो वाई एक्सिस हो गई आपकी। एक आपकी एक्स एक्सिस हो गई, दूसरी आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो अगर मुझे एक, मान लीजिए मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने बना दिया बोर्ड में, आपको दिख भी रहा है ना। मैंने कहा ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा है लेंथ और ब्रेथ, क्लियर बात। अच्छा, मैंने कहा कि मुझे इसमें एक क्यूब बना के दिखा दो। क्यूब मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर, इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। तो क्यूब इसमें अब हम नहीं बना सकते हैं भाई, क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो कैसे दिखाओगे अब बोर्ड के अंदर तो घुस नहीं जाओगे। तो क्यूब बनाने के लिए एक ये तरीका होता है कि हम लोग इस तरीके से क्यूब बनाना सीख गए हैं कि भाई हम ऐसे बना देंगे और ये हो गया कि 3 डायमेंशनल फिगर हो गई, है ना। तो इस तरीके से हम क्यूब तो बना लेते हैं, हम बोल देते हैं ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गई और ये ब्रेथ हो गई, ये बन गया आपका क्यूब, ये बन गया आपका रेक्टेंगल और ये बन गया आपका क्यूब। ये हो गई 2D फिगर, ये हो गई 3D फिगर। लेकिन बहुत सारी 3D फिगर्स हैं जो कि बोर्ड पे नहीं बनाई जा सकती, जैसे कि स्फीयर। अगर मैंने आपसे कह दिया भाई स्फीयर बना दो, मैं कह रही हूँ कि स्फीयर बना है, आप कह रहे हो नहीं सर्कल बना है, क्योंकि स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अब इसका पीछे का हिस्सा तो दिख ही नहीं रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बोर्ड पे नहीं बनाई जा सकती हैं, जिसको हम ये बोर्ड तो 2D बोर्ड है, इस पे हम नहीं बना सकते। वो फिगर्स कैसी होती है, अपनी 3D होती हैं। और जिसको बोर्ड्स पे बनाया जा सकता है, यानी जिसको पेपर पे बनाया जा सकता है। सिंपल सी बात कहें कि 2D क्या होता है, 2D वो होता है जिसको पेपर पे बनाया जा सकता है और 3D वो होता है जिसको पेपर पे नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर बात। तो एंगल जो होता है वो 2D होता है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। और प्लेन एंगल की बात करेंगे तो वो 3D होता है। अब एंगल होता क्या है ये जरा समझो, एंगल समझो कि होता क्या है। मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास में कोई एक सर्कल है, ठीक है। हमने कहा हमारे पास में कोई एक ये सर्कल है।
इस सर्कल का ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, सर्कल का ये सेंटर हो गया, एकदम क्लियरली विजिबल है आपको। हमने कहा कि हम यहां से चले हैं, हम यहां से चलना हमने स्टार्ट किया है, ये हमारा पॉइंट ए है, और यहां से चलते हुए हम यहां तक हमने कहा पहुंच गए हैं, ये पॉइंट बी है हमारा, यहां तक हम पहुंच गए। तो हमने देखा कि अगर हम इसको नापें तो ये क्या कहलाती है, ये अपनी आर्क लेंथ कहलाती है। ये क्या कहलाती है, आर्क लेंथ। भाई लेंथ ही होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये पूरा क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस है, सर्कल का सरकमफेरेंस लेंथ ही होता है एक किस्म से। भाई क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, आर इसकी रेडियस हो गई, ये आर इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, है ना। तो 2πr होता है सर्कल का सरकमफेरेंस। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो आर्क लेंथ है, तो ये तो कैसी डिस्टेंस हो गई, लीनियर डिस्टेंस हो गई, या सर्कल की बात है, आप सर्कुलर डिस्टेंस इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन अगर मेरा आपसे सवाल ये हुआ कि सेंटर पर कितना चले हैं, मतलब सेंटर पर कितना एंगल बना है ये, तो सेंटर पर हम कितना चले हैं, वो हम यहां से यहां तक चले हैं, है ना। लीनियर डिस्टेंस तो ये हो गई आपकी, और ये क्या हो गई आपकी, एंगुलर डिस्टेंस। ये क्या हो गई आपकी एंगुलर डिस्टेंस, कि हमने कितना एंगल यहां से यहां तक चला है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा। और यही होता है आपका प्लेन एंगल थीटा। इसको एंगल भी बोला जाता है, साथ साथ इसको प्लेन एंगल भी बोला जाता है। प्लेन एंगल भी इसी को ही बोला जाता है। एंगल और प्लेन एंगल एक ही चीज होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, थीटा होता है। बात क्लियर हुआ, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, थीटा होता है। अब ये थीटा क्या कहलाता है, थीटा आपका प्लेन एंगल कहलाता है। थीटा आपका क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। थीटा इज द प्लेन एंगल, थीटा इज द प्लेन एंगल, थीटा आपका प्लेन एंगल कहलाता है, ठीक। और इस थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, थीटा इज इक्वल टू, या प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसकी यूनिट क्या बनती है, इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन, इसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। इसकी यूनिट होती है रेडियन, ये इसका फॉर्मूला हो गया आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अच्छा, इसका डायमेंशन अभी हम लोग आगे वैसे देखेंगे, वहां पे बात करेंगे। इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं कुछ भी होता है, क्योंकि आर्क लेंथ है ऊपर, यानी ऊपर भी क्या है आपकी लेंथ है, और नीचे क्या है रेडियस भी तो लेंथ में ही ली जाएगी ना, ये कैंसिल होके तो ये डायमेंशनलेस होती है। ये क्या होती है, डायमेंशनलेस होता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। यानी प्लेन एंगल कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, लेकिन इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसकी यूनिट होती है रेडियन, लेकिन ये क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। क्लियर बात हुई। अच्छा, अब इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी जरा देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं, और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये जो प्लेन एंगल होता है, इसका हम लोगों ने देखा कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, सिंबल होता है थीटा। थीटा इसको बोला जाता है, थीटा, है ना, ये थीटा होता है आपका। डायमेंशन इसका कुछ नहीं होता, यूनिट इसकी रेडियन होती है। रेडियन में आर आप स्मॉल लिखिएगा, कैपिटल मत लिखिएगा, रेडियन। डायमेंशनलेस का मतलब है कि ये m0, l0, t0। यहां से थोड़ी चीजें और आपको समझनी चाहिए कि यूनिट, ये प्लेन एंगल के बारे में और भी चीजें थोड़ी समझनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो आपको पता है कि एक सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है। आपको ये चीज पता है कि एक सर्कल की अगर हम बात करते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है भाई, कितना, पूरा एक कंप्लीट सर्कल में कितना चलना पड़ता है, एक कंप्लीट सर्कल में कितना चलना पड़ता है हमको। तो कंप्लीट सर्कल में हमें कितना चलना पड़ता है, 360 डिग्री, ठीक। तो डिग्री में तो इतना चलना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, रेडियन में बात करते हैं, तो एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो कितना होता है, 2π रेडियन के बराबर होता है। कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 2π रेडियंस के बराबर होता है। रेडियंस लिख लीजिए, रेडियंस
2 पाई रेडियंस के बराबर होता है कंप्लीट सर्कल। तो यहां से क्या दिखा कि जब हम बात करते हैं कंप्लीट सर्कल की, तो कंप्लीट सर्कल जो होता है, अगर हमने कहा कि सर्कल की रेडियस आर है, एक कंप्लीट सर्कल में हमें 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री किसके बराबर हो गया फिर? 2 पाई रेडियन के बराबर हो, 2 पाई रेडियंस। तो यहां से क्या दिखा? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। ये बात एकदम आपको पता होनी चाहिए कि 180 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं? ये पाई रेडियन होते हैं। ये कन्वर्जन है। ये क्या है? कन्वर्जन है। किसका? डिग्री इंटू रेडियन। डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन है, या एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। भाई आप रेडियन से भी डिग्री में जा सकते हो, डिग्री से भी रेडियन में जा सकते हो। अब आपके मन में शायद एक सवाल आना चाहिए था कि हमने यहाँ पर जो प्लेन एंगल था, इसकी यूनिट को क्या डिफाइन किया? रेडियन डिफाइन किया। इसकी यूनिट को हमने क्या डिफाइन किया? रेडियंस। इसकी यूनिट तो रेडियंस है, तो फिर ये डिग्री क्या है आखिरकार? ये डिग्री फिर इसकी कौन सी यूनिट है? अगर हम बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री जो होती है इसकी, वो एक होता है ना कि बोलचाल की जो भाषा होती है, बोलचाल की जो भाषा होती है, वो यूनिट इसकी क्या होती है? वो डिग्री होती है। बोलचाल की जो भाषा होती है, मतलब जैसे कि अगर आप ध्यान से समझें कि आप घड़ी में, आप घड़ी देखते हो, आप क्या कहते हो कि 2 बज गया है, 2 बज गया है, 3 बज गया है, या आप ऐसे करते हो कि भाई मुझे यहां से, मैंने कहा मुझे लखनऊ से दिल्ली आने में जो समय लगता है, वो मैंने कहा मुझे 8 घंटे का समय लगता है ना। मैंने कहा मुझे लखनऊ से दिल्ली जाने में 8 घंटे का समय लगता है, 8 आवर्स का टाइम लगता है। लेकिन हमें तो पता है ना कि जो टाइम की एसआई यूनिट है वो क्या है? एसआई हो या सीजीएस हो या एफपीएस हो, वो यूनिट क्या है? वो तो सेकंड है। लेकिन हम फिर टाइम को आवर में क्यों देख रहे हैं? सेकंड में देखना चाहिए था, हमें करना चाहिए था भाई 8 इंटू 60 और हमें ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम कैसे कह रहे हैं? 8 घंटे। इसका मतलब यह है कि जो आम बोलचाल की जो भाषा है समय के लिए, जो यूनिट यूज हो रही है समय के लिए, टाइम के लिए, वो क्या यूज हो रही है? वो यूज हो रही है आपकी आवर, ना कि सेकंड। उसी तरीके से जो बोलचाल की भाषा में एंगल की जो यूनिट यूज होती है वो क्या होती है? डिग्री, बाकी रेडियन। क्लियर बात हुई? बात एकदम क्लियर हुई। तो बोलचाल की भाषा में जो यूनिट यूज होती है वो क्या होती है? आपकी रेडियन होती है, वो डिग्री होती है, एंगल नहीं होती है। सॉरी, डिग्री होती है, रेडियन नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आपको बता देते हैं कि जैसे कि अगर आप बात करो कि आपने कहा कि भाई आपने ये कहा कि अभी हमने आपको एक स्टेटमेंट दिया आपको कि जो डिग्री है वो इसकी बोलचाल की यूनिट है और वैसे इसकी यूनिट रेडियन है। एक बात आपको और ध्यान में रखना चाहिए कि रेडियन जो होती है कब यूज होता है और डिग्री कब यूज होता है, इस चीज को जरा ध्यान से समझो। आपको एक पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके बारे में भी आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं? ये होते हैं आपके रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसके 2 साइड्स का जो रेशियो होता है वही क्या होता है आपका? वही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये शायद थोड़ा सा सही नहीं बना है, अगर हम कहें कि ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने कहा थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है p/h, कॉस थीटा होता है आपका b/h, tan थीटा होता है आपका p/b, फिर आपके पास cot थीटा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं b/p, फिर आपके पास में sec थीटा होता है जिसको हम बोलते हैं h/b, और लास्ट आपके पास में होता है cosec थीटा जिसको हम बोलते हैं h/p। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आपके, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये जो थीटा होता है ये क्या होता है? एक्चुअली में आपका एंगल होता है। ये थीटा क्या होता है? आपका एंगल होता है। ये एंगल किस में लिया जाता है? ये एंगल बेटा लिया जाता है, ये एंगल किस में लिया जाता है? डिग्री में लिया जाता है। यानी
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में जो एंगल लिया जाता है वो उस एंगल का जब हम यूनिट लिखते हैं तो वो डिग्री में होता है, वो रेडियन में नहीं होता है। तो डिग्री कहां इस्तेमाल होती है, कहां यूज होती है, वो यहां पर यूज होती है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं अकेले में एंगल लिखा हुआ है, मतलब अगर कहीं अकेला लिखा हुआ है, अकेला एंगल है, तो उसकी यूनिट क्या लेंगे आप, रेडियन लेंगे। उस टाइम पे उसकी यूनिट क्या लेंगे, रेडियंस लेंगे। उस टाइम पे उसकी यूनिट रेडियंस ली जाएगी। तो अकेला एंगल लिखा है तो यूनिट आपकी रेडियन लेंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में है तो आप उसकी यूनिट क्या लेंगे, डिग्री लेंगे। आपको समझ में आया कि इसकी यूनिट कब एंगल ली जाएगी और कब डिग्री ली जाएगी। बाकी ये कन्वर्जन आपके सामने है कि 180 डिग्री में क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो हम चाहें तो यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। आप यहां से देख सकते हैं, हम यहां से क्या लिख सकते हैं भाई कि 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन हो गए। आप यहां से कन्वर्ट कर लीजिए जितने भी डिग्री आपको कन्वर्ट करने हो रेडियंस में, ठीक है। तो 180 डिग्री में 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियंस हो गए। और अगर मैं बात करूं रेडियंस की बात करूं तो यहां से क्या दिख रहा है मुझे कि जो 1 रेडियन होगा आपका, 1 रेडियंस में 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं यूनिट का। क्लियर बात हुआ। अब देखो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो एंगल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि एंगल जो होता है वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, यानी एंगल जो होता है वो आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशन बताता है। ये जो आर्क लेंथ है आपकी, ये आपकी रेडियस है। आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है। तो एंगल को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते थे कि एंगल क्या है, इट गिव्स, इसको ऐसे लिख दें, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस। आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में ये आपको क्या देता है, एक रिलेशन भी देता है। बात क्लियर हुआ। आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशन भी आपको देता है। तो एंगल में आपको क्या दिखा कि एंगल के पास में उसकी यूनिट तो होती है रेडियंस, लेकिन इसके पास में इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इसके पास में इसकी यूनिट तो होती है लेकिन इसके पास में कोई भी इसकी डायमेंशन नहीं होती है। यूनिट होगी लेकिन डायमेंशन नहीं होगी। शायद कुछ ज्यादा छोटा छोटा लिख गया है क्या, कुछ ज्यादा ही छोटा छोटा लग रहा है, लिख गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे। तो इसके पास में इसकी यूनिट है, होती है, लेकिन इसके पास में इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो आई होप कि यहां तक तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें कुछ चीजें और भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। क्या देख सकते हो कि जैसे कि मान लो कि तुम्हें पता है, अच्छा तुम्हें ये पता है कि ये कहां से निकल के आया कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ, ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो 2πr होता है। देखो देखो ध्यान से देखना, थीटा जो होता है वो एंगल होता है सबटेंडर एट द सेंटर। अगर हमने कहा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, यानी यहां से चले हैं और वापस यहीं पे आ गए हैं, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, या इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे ना, एक कंप्लीट रोटेशन में, वन कंप्लीट रोटेशन में कितना 2π एंगल हो गया। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में जरा देखो, इसी फॉर्मूले में देखो, थीटा की जगह तो हम 2π लिख देंगे और आर्क लेंथ हमें निकालनी है। भाई ये क्या है, अगर यहां से चले हैं वापस यहीं पे आए तो इतना बड़ा आर्क लेंथ हो गया। भाई यहां से चले वापस यहीं पे आ गई, यानी ये पूरी क्या हो गई, आर्क लेंथ हो गई। आपको आर्क लेंथ निकालनी है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहां से आर्क लेंथ आपकी कितनी निकल के आई, आर्क लेंथ आ गई आपकी निकल के 2πr। और यही आर्क लेंथ क्या है, सर्कमफेरेंस है सर्कल का। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो कितना होता है अपना 2πr होता है। क्लियर बात हुआ।
तो आई होप कि यहां से तुम्हें पूरी बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सॉलिड एंगल पे जरा बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अब किस पे, सॉलिड एंगल पे जरा बात करते हैं। जरा सॉलिड एंगल को ध्यान से देखिएगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है। पहली बात है, सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा अब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा हो गया था ज्यादा, है ना, तो पता नहीं, आप लोगों को अपनी आंखें बड़ी करके देखनी पड़ेंगी फिर। तो सॉलिड एंगल को कैसे लिखते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल 3D होता है। 3D के मतलब आपको पहले हम बता चुके हैं। सॉलिड एंगल 3D होता है, ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब समझिए कि सॉलिड एंगल होता क्या है। आप सबने सॉफ्टिकोन खाया है, खाया ही होगा। सॉफ्टिकोन कैसा होता है भाई, सॉफ्टिकोन कैसे बनता है, ऐसे ही तो होता है। ये आपकी सॉफ्टी भरी हुई है पूरे में, है ना। तो सॉलिड एंगल होता है वो ये वाला एंगल होता है। ये वाला जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं ओमेगा। यही होता है आपका ओमेगा। मतलब जैसे कि ये सॉफ्टिकोन कैसे होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है ना, या आप ऐसे समझ लीजिए टोपी। आप टोपी समझ लीजिए कि जब कोई टोपी पहनता है तो उसकी टोपी कैसे होती है भाई, ऐसे होगी, ऐसे करके होती है ना, पूरा आगे पीछे, इस तरीके से टोपी होती है। अब ये जो टोपी में ये जो एंकोड बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऐसे, ये तो सिर्फ ऐसे नहीं होगा भाई, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब जैसे कि मैं इसको इधर से पैक कर दूं, है, और फिर मैंने इसको इधर से पैक कर दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है पूरा, ये जो एंगल बन रहा है इस टोपी में, ये जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है, यही 3 डायमेंशनल एंगल आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है सॉलिड एंगल। आप इस सॉफ्टिकोन को उल्टा कर दो, आपको टोपी मिल जाएगी, और ये आपका क्या है, ये सॉफ्टिकोन है। तो जो भी एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये सॉलिड एंगल कैसा होता है, कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये एपेक्स ऑफ कोन है भाई, कोन है ना, एपेक्स ऑफ कोन, इसको एपेक्स ऑफ कोन भी बोला जाता है। क्लियर। अब ध्यान से समझो कि ये सॉलिड एंगल का आखिर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हम लोगों ने प्लेन एंगल का फॉर्मूला देखा, वैसे ही सॉलिड एंगल का भी कुछ फॉर्मूला होगा। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सरफेस एरिया अपॉन का रेडियस का स्क्वायर, अपॉन का रेडियस का स्क्वायर। अब ये सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया बेटा जो होता है, सरफेस एरिया जो होता है, ये होता है आपका क्या, सरफेस एरिया ये होता है, ये वाला जो एरिया होता है यही सरफेस एरिया कहलाता है। तो जो भी ये सरफेस एरिया होगा, और ये जो आपकी रेडियस हो गई, ये क्या है, आपका सरफेस एरिया है, ये है आपका सरफेस एरिया अपॉन का रेडियस का स्क्वायर, यही क्या होता है, आपका ओमेगा होता है। तो ओमेगा क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओमेगा आपका फॉर्मूला हो गया। ओमेगा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ds अपॉन आर स्क्वायर। ds मतलब सरफेस एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियंस, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो ऊपर भी क्या है, एरिया है, और नीचे क्या है, आर का स्क्वायर है, यानी ऊपर भी लेंथ का स्क्वायर है भाई। एरिया निकालने का मतलब क्या है, लेंथ का स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ के स्क्वायर से लेंथ का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसकी डायमेंशन क्या हुई, m0 l0 t0, यानी ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी, डायमेंशनलेस। तो सॉलिड एंगल के पास में यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। और चीज समझो सॉलिड एंगल के बारे में, और क्या समझ सकते हो, सॉलिड एंगल जो होता है इसका सरफेस एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सरफेस एरिया इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये सरफेस एरिया जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में एक स्फीयर है, मान लीजिए कि आपके पास में एक स्फीयर है, ठीक है, गोल गेंद है आपके पास में। अब हमने कहा कि ये हमारा स्फीयर है। अब ये स्फीयर आपको क्लियरली विजिबल नहीं लग रहा होगा, मान लीजिए ये अपना स्फीयर है, ठीक। अब इस स्फीयर का मुझे क्या निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है। स्फीयर का मुझे सॉलिड एंगल निकालना है। तो जो स्फीयर होगा बेटा, जो स्फीयर होगा, ये अपने इसके यहां पे कहीं इसका सॉलिड एंगल बनेगा, इसके बीच में। जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि
एक बड़ा सा, एक मेरे पास स्फीयर है और स्फीयर के बीच में मैंने क्या किया है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट के बाहर निकाल लिया। एकदम गोल टुकड़ा ही बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे कि आप गेंद है आपके पास में, ठीक है, या गेंद आप ले लो कुछ, जैसे गोल क्या होता है आपका, खरबूजा ले लो, ठीक है। खरबूजा गोल ही होता है लगभग, खरबूजा क्या स्फीयर ही तो है आपका। अब उसके अंदर जो आपका मटेरियल रहता है, खाने वाला जो अपना मटेरियल रहता है, उसको क्या करो, उस एक ऐसा अंदर ऐसी इंस्ट्रूमेंट डालो, मतलब ऐसा कलछी उलछी कुछ डाल दो, जिससे क्या करो, उसके बीच का पूरा पोर्शन बाहर निकाल लो। कैसे बीच का पोर्शन, जैसे इसके बीच का पोर्शन हमने इतना काट के बाहर निकाल दिया, तो ये जो फिगर बनेगा ये भी कैसा होगा आपका, 3 डायमेंशनल फिगर होगा। 3 डायमेंशनल ही होगा। इसी को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। ये क्या है, ये ओमेगा है किसका, स्फीयर का। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, जो सरफेस एरिया हो गया स्फीयर का अपॉन इसकी रेडियस का स्क्वायर, यही तो बनेगा। इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, हमने कहा इसकी रेडियस होगी, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या होता है, अगर हम यहाँ पे स्फीयर की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होता है किसका, स्फीयर का। स्फीयर का अगर मुझे सॉलिड एंगल देखना है तो वो कितना होता है, 4 पाई होता है। लेकिन यही बात अगर हम हेमी स्फीयर की करते हैं, हेमी स्फीयर की अगर हम बात करते हैं, आधा कटोरा, ठीक है। आधे कटोरे को आप चाहे इस तरीके से बना लो, आप कटोरा आपको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। अब हेमिस्फीयर क्या बनेगा आपका, कौन सा एंगल लिया जाएगा, यहां पे कोई एंगल होगा, यहां पे जो एंगल होगा वही आपका ओमेगा होगा, वही आपका क्या होगा, ओमेगा होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, ओमेगा होगा। तो अगर मुझे यहां पे इसका हेमिस्फीयर का ओमेगा निकालना है, हेमिस्फीयर का मुझे सॉलिड एंगल निकालना, तो इसका सरफेस एरिया अपॉन का आर स्क्वायर, भाई रेडियस कुछ ना कुछ होगी। ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका हेमिस्फीयर है। सरफेस एरिया हो जाएगा इसका आपका 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2 पाई। तो ओमेगा अगर हेमिस्फीयर का देखेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 2 पाई, और पूरे स्फीयर का देखेंगे तो वो आ गया 4 पाई। सॉलिड एंगल ओमेगा होता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई, ये इसका फिगर हो गया। क्लियर बात हुआ। तो आई होप यहां पर तुम्हें सॉलिड एंगल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो जरा देखना, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो, उस पर भी जरा चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। उसमें से सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर क्या होता है, नाम से समझ में आता है ईयर। ईयर से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये कोई समय की बात हो रही है, ठीक है। तो पहली बात है कि ईयर का मतलब समय तो होता है भाई, ईयर आप देख रहे हो तो आप बता सकते हो एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी ईयर का मतलब ये कुछ लगता है कि कुछ समय की बात हो रही है, लेकिन ये दिस इज नॉट द टाइम। समझ, ध्यान रखना, दिस इज नॉट द टाइम। यहाँ पे टाइम की बात नहीं होती है, यहाँ पे बात किसकी होती है, बात होती है यहाँ पे डिस्टेंस की। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि लाइट ईयर का मतलब है कि टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। कौन से डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे बात होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन कंप्लीट 1 ईयर ऑफ अर्थ टाइम। अर्थ टाइम में, अर्थ टाइम मतलब कितना होता है भाई, अर्थ टाइम क्या होता है, अर्थ टाइम होता है आपका, अर्थ टाइम क्या होता है, अर्थ टाइम होता है आपका 365 दिन। 365 दिन जो होते हैं वो अर्थ टाइम होता है। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन कंप्लीट 1 ईयर ऑफ अर्थ टाइम, यानी 365 दिनों में आपकी जो लाइट है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। 365 दिनों में लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ध्यान से समझना इसको, 365 दिनों में लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। क्लियर बात हुआ। तो अब लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो अपने पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अपने पास स्पीड इनटू टाइम। तो अगर अपने को टाइम तो पता है, टाइम तो पता है, दिन पता है, यानी सेकंड में निकल जाएगा। स्पीड क्या होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में लाइट कितना चलती है वैक्यूम में? 3 इंटू 10⁸ मीटर। ये तो इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपना क्वेश्चन ये है कि 365 डेज में लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? वही जो डिस्टेंस होगी, वही डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आपकी लाइट ईयर कहलाएगी, वही लाइट ईयर कहलाएगी। तो यहां से स्पीड की जगह क्या लिख सकते हैं भाई? 3 इंटू 10⁸, और टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं? 365 इंटू 24। भाई एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। ये जो डिस्टेंस निकल के आती है, यही डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है? लाइट ईयर कहलाती है। यही डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है? लाइट ईयर कहलाती है। और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है? वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए कि जो लाइट ईयर होता है इसकी वैल्यू आती है 9.5 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 10⁻15 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 मीटर। यानी 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं। क्लियर बात हुआ? यानी अगर हम कहें तो अर्थ जो है, जो अपनी लाइट है, वो एक अर्थ टाइम में, मतलब 365 दिनों में लाइट जो है वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 365 डेज में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। क्लियर बात हुआ? तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अर्थ टाइम ये हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेशन निकल आया। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को समझने के लिए हमें कुछ चीज समझनी चाहिए। क्या समझना चाहिए? सबसे पहले बात हमें पता होना चाहिए कि ये अपना सन होता है, और सन के जब अर्थ इसके चक्कर काटता है तो कैसे काटता है? इलिप्स में काटता है। ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ इसके क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। यह अर्थ हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इसमें 2 पोजीशंस आती हैं। एक पोजीशन जब अर्थ सन से दूर होता है, एक पोजीशन जब अर्थ सन के करीब होता है। तो यहां पे जब अर्थ सन से दूर है, ये हो गई एक पोजीशन। अर्थ जब सन से दूर होता है तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, अरे भाई सारी वायर्स तो पैरी में उलझ गई हैं। अर्थ जब सन से दूर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। पेरीहीलियन। और जब अर्थ सन के करीब आ जाता है, यही अर्थ जब सन के यहां आ जाएगा, अर्थ जब यहां आ गया तो इसे क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को बोलते हैं एपीहीलियन। क्लियर बात हुआ? एपीहीलियन और पेरीहीलियन क्या होता है? उल्टा बता गए क्या? पहले कौन आता है? पहले आएगा पास वाला। पास वाला ओ देखो 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 देखो, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। याद ऐसे रखना। कैसे याद रखोगे? याद कैसे रखोगे? ये पास है, पास मतलब पेरीहीलियन, ऐसे याद रखना। ठीक है, पास मतलब पेरीहीलियन, और फिर दूर वाला क्या बचा? एपीहीलियन। इस तरीके से इसको याद रखना है। पास मतलब पेरीहीलियन, दूर वाला क्या बचा? एपीहीलियन। क्लियर बात हुआ? तो इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन वो क्या हो रही है? बार बार बदल रही है। तो ड्यू टू इलिप्टिकल ऑर्बिट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ चेंजेस। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है? डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ चेंज हो रही है। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस बार बार इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से। तो एवरेज डिस्टेंस जो सन और अर्थ के बीच में निकल के आएगी वो फिर कितनी निकल के आएगी? वो निकल के आती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जब हम बात करते हैं तो वो आते हैं 1.5 10⁻11 मीटर। ये आपको याद रखना है।
क्लियर बात हुआ। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस जो होगी, ठीक है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से बार बार डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रही है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका निकल के आता है 1.5 10 की पावर 11 मीटर। इसको इस तरीके से याद रखना, पास मतलब पेरिहीलियम, अब पेरिहीलियम पता चल गया तो दूसरा वाला अपने आप ही निकल आता है। अब आगे देखते हैं कुछ और भी यूनिट्स पे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे यहाँ पे बात करते हैं। और क्या अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं, चलिए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जैसे कि पार्सेक। पार्सेक क्या होता है जरा समझना, एक पार्सेक है दूसरा सेक है। तो पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि पार्सेक किस चीज की यूनिट है, लेंथ की, डिस्टेंस लेंथ की, टाइम की, मास की, किस चीज की है। तो ये यूनिट जो है वो डिस्टेंस की है। ये किस चीज की यूनिट है, पार्सेक भी एक यूनिट होती है किसकी, डिस्टेंस की, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि पार्सेक है किस चीज की, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यानी ये अपने को क्या बताएगी, ये अपने को डिस्टेंस बताएगा। पार्सेक अपने को क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। कौन सी डिस्टेंस बताएगा, कौन सी डिस्टेंस पार्सेक बताएगा। अब जरा ध्यान से समझना इस चीज को। मान लो कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अब ये पेन अगर मेरे पास है, ध्यान से देखना इस चीज को, अगर ये पेन मेरे पास है तो मेरी आंखें इस पेन की अगर टिप को देख रही हैं और इस पेन के अगर ये बॉटम पॉइंट को देख रही है, तो मेरी आंखें ऊपर से इतना एंगल बना रही हैं, नीचे से इतना एंगल बना रही हैं, ऊपर से इतना एंगल, नीचे से इतना एंगल। अगर मैं इसको फिगर बनाऊं तो देखो जरा, फिगर देखना, ये मेरी आंखें हैं, ये इस तरफ देखने लग रही, कोई बात नहीं, ऐसे खड़ा, ऐसे बना दें, उधर ही का बनाए, यहां पे बनाते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ, अरे 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 उल्टा बन रहा है हर बार, ऐसे ना बना के इधर की ओर मुंडी कर दें। अरे कैसे बनेगा, एक मिनट रुको, एक मिनट, बनेगा तो है ही है, लो बन गया, ठीक है, क्लियर। अब देख किधर की ओर रहे हैं, देख किधर की ओर रहे हैं, देख उधर की ओर रहे हैं, ठीक है, सही बना है। थोड़ा सा उतना सही नहीं बना है, इधर वाला मुझसे सही बनता है, चलो ठीक है, उधर की ओर देख रहे हैं, ठीक। किसको देख रहे हैं, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन का हाइट हो गया, ठीक है। अब आंखें जो एंगल बनाएंगी वो कितना एंगल बनाएंगी, इतना एंगल बनाएंगी। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्सेक। इतना एंगल बनाएंगी, थीटा, क्लियर। जब ये पास में है, अगर मान लो यही पेन तो अपनी जगह पे रखा हुआ है, पेन तो अपनी ही जगह पे रखा हुआ है, हम यहां से देख रहे हैं। अब हम इसको यहां से देख रहे हैं, अब हम इसको यहां से देख रहे हैं। अब कितना एंगल बनाएंगी, ध्यान देना, अब आंखें कितना एंगल बनाएंगी, ओहो, अब आंखें कितना एंगल बनाएंगी, इतना एंगल बनाएंगे। तो जब हम इस पेन के करीब थे, ध्यान से देखना, जब हम इस पेन के करीब थे तो कितना एंगल बन रहा था, थीटा। जब इस पेन से दूर हुए तो हमने कहा कि कितना एंगल बन रहा है, अल्फा, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल क्या होगा, स्मॉल होता जाएगा। बात क्लियर हुआ कि पास है तो इसी पेन को देखने के लिए जो एंगल बनेगा वो लार्ज बनेगा, ये लार्ज होगा, यानी, और ये क्या होगा, स्मॉल होगा। थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये क्या होगा, ये स्मॉल होगा, क्योंकि दूर चले गए। अभी इस कॉन्सेप्ट को एकदम पकड़ के रखना कि दूर जाते जाएंगे तो एंगल क्या होगा, छोटा बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से देखना इस चीज को। अब पार्सेक पे बात करते हैं। पार्सेक पे जब हम बात करते हैं, हमने कहा कि ये सन है, सूरज चाचू जागे, और ये धरती माता है।
अभी हम लोगों ने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और ये कितनी होती है, 1 AU होती है, 1 AU। क्लियर बात हुआ। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं, किसको, हम यहां से देख रहे हैं, हम यहां से सन को देख रहे हैं, अर्थ को देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो हम जब यहां से देख रहे हैं तो हम कितना एंगल बनाएंगे भाई, और ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा। ये जो एंगल थीटा होता है, ये जो एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है। सन क्योंकि हमसे बहुत दूर है तो ये एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। कितना छोटा होगा, ये एंगल होता है कितना, 1 सेकंड का एंगल होता है, 1 सेकंड। अब इस ये जो थीटा होता है, ये थीटा कितना होता है, 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड। 1 सेकंड को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये 1 सेकंड ये कौन सा एंगल बन गया। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल का डिग्री लिखेंगे यूनिट में या रेडियन लिखेंगे, ये कौन सी यूनिट हो गई एंगल की। ध्यान से समझो इस चीज को, इससे को पहले ध्यान से समझ लो। 1 डिग्री में बेटा 60 मिनट होते हैं। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसी प्रकार से 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक, बात क्लियर हुआ। और जब हम बात करते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, जैसे कि होता ही 1 मिनट में 60 सेकंड, उसी तरीके से यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड लिखा जाता है। तो ये 1 सेकंड है। अब तुम समझ लो कि कितना छोटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्या है, पार्सेक क्या होता है, इट इज द रेडियस ऑफ एन आर्क। आर्क की रेडियस जिसका एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे कितना, 1 सेकंड का, यानी 1 सेकंड का एंगल बन रहा है सेंटर पर, और एंड आर्क लेंथ कितनी है, 1 AU है। ये आर्क लेंथ हो गई, ये आर्क की लेंथ हो गई, और ये है तुम्हारा 1 पार्सेक, ये है रेडियस, ये तो होगी रेडियस। अभी तुम लोग ने एक चीज पढ़ी कि एक ये सर्कल होता है, उस सर्कल में ये सेंटर है, ये क्या है आपकी, ये रेडियस ही तो है, और ये क्या है आपकी, ये आर्क लेंथ है, इसी को तो आर्क लेंथ बोलते हैं, और ये एंगल होता है, वही चीज तो है। ये क्या है, ये तुम्हारी आर्क लेंथ हो गई, 1 AU दे रखी है। ये रेडियस है, रेडियस ही क्या है, पार्सेक है, रेडियस ही क्या है, पार्सेक है, और ये एंगल बन गया। तो इट इज द रेडियस ऑफ एन आर्क जिसका एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे कितना, 1 सेकंड, और जिसकी लेंथ कितनी है, 1 AU। तो ये कहलाती है 1 पार्सेक। इसको क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक होता कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए इसकी वैल्यू, 3.086 इंटू 10 की पावर 3.086 10 की पावर 16 मीटर। ये होता है 1 पार्सेक। यानी 1 पार्सेक ये वैल्यू कब निकल के आएगी, जब हम कहें कि सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 1 सेकंड का एंगल बन रहा है, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या कहलाती है, अपनी 1 पार्सेक कहलाती है। इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं पैरेलैक्स मेथड से, ठीक है। और ये बहुत बड़ी यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की। आप देख सकते हो कि 1 पार्सेक में कितने मीटर होते हैं। ये लार्ज यूनिट है, एक लार्जेस्ट यूनिट हो सकती है, लार्जेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत बड़ी यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की। आप देख सकते हो कि 1 पार्सेक में कितने मीटर है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, सेक। सेक क्या चीज होती है, सेक जो होती है, पहली बात है, सेक जो है वो यूनिट है किसकी, टाइम की। ये ध्यान में रखना आप, सेक जो है वो टाइम की यूनिट है, डिस्टेंस की नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, शेक होता क्या है, शेक को जरा समझो। शेक होता क्या है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बैठे हुए हैं तुम्हारे पास में, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं मान लो, ठीक है। क्लियर बात हुआ। हमने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट पे, हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने क्या की, एनर्जी दे दी।
अब जब इसको एनर्जी मिल गई तो तुरंत जंप करेगा हायर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में चला गया, जंप करके हुए यहां पहुंच गया, जंप करके हायर ऑर्बिट में पहुंच गया। अब हायर ऑर्बिट में क्योंकि ये ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता है, ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता है, तो क्या करेगा, ये वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट पे। ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। कितनी देर तक रुक सकता है, सिर्फ ये रुक सकता है 10⁻⁸ सेकंड तक केवल रुक सकता है, इसके बाद इसको वापस आना पड़ेगा। तो टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये मैंने कहा ये वाली एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये वाली स्टेट, ये वाली ग्राउंड स्टेट हो गई, ये वाली ग्राउंड हो गई, ये वाली एक्साइटेड हो गई। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जितने समय तक रह सकता है उसी को क्या बोलते हैं, शेक बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वन शेक, वन शेक। जितने समय तक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है, कितने समय तक रह सकता है, कितने समय तक रह सकता है, कितने समय तक रह सकता है, 10⁻⁸ सेकंड तक ही केवल इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट पे रह सकता है। यानी 10⁻⁸ सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन को अपनी ग्राउंड स्टेट पर आना पड़ेगा। यानी टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट कितना होता है, 10⁻⁸ सेकंड। यानी 10⁻⁸ सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आना पड़ेगा। तो ये 10⁻⁸ सेकंड ही क्या होता है, वन शेक कहलाता है। तो ध्यान में रखना, शेक इज द यूनिट ऑफ टाइम, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सीख के एक टॉपिक में, छोटा सा टॉपिक रहेगा, वहां पे हम लोग बात कर लेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिक्षा स्फीयर के प्लेटफॉर्म से इसी प्रकार से जुड़े रहें।